अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस के आखिर में पायरुवेट मॉलिक्यूल आते हैं। ये पायरुवेट मॉलिक्यूल ये जब एंटर हो जाते हैं लिंक क्रेब्स साइकिल में, तो इससे पहले कुछ स्टेज से ये गुजर जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। सही ना? अब आप देखिए, लिंक हम कहते हैं लिंक रोड, तो दो रोड्स को मिलाने वाला। लिंक रिएक्शन वो रिएक्शन जो दो मेजर इवेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसमें मेजर इवेंट्स कौन कौन से हैं? दे लिंक ये ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस विद क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को ये आपस में लिंक कर रहा है। सही ना? ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है इस पायरुवेट मॉलिक्यूल। पायरुवेट बनता है, पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। इसके रिजल्ट में हमारे साथ कौन सा मॉलिक्यूल आएगा? एसिटाइल सासुमो है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये मॉलिक्यूल बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस प्रोसेस में पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए, कल मैंने एक बात बताई थी कि जब भी इसी साइकिल्स में हम पढ़ते हैं जो हमारे बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर के साथ रिलेटेड है, नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ है। एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होते हैं, इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक बात तो क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से लॉस हो गया है। ठीक, दूसरी बात, कोएंजाइम ए के लिए मैंने बताया था कि जैसे हम फास्फेट के बारे में लिखते हैं कि ये ऐड हुआ है या लॉस हुआ है और शो करते हैं, इसी तरह कोएंजाइम ए को भी शो करेंगे। और तीसरा जो ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हमारे इस प्रोसेस में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है तो उधर क्या NADH2 भी बना है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है तो NADH2 भी बना है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, इवेंट्स को समझने की जरूरत है कि इस इवेंट में नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस हो तो 2-3 तो क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गया, NADH2 बन गया। सही है? इस तरह कोएंजाइम ए क्या मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये एंटर हुआ है रिएक्शन में। अगर रिएक्टेंट्स में है और प्रोडक्ट में नहीं है तो दैट इज लास्ट इन द प्रोसेस। इसमें इसको आप देखिए, प्रोसेस क्या है, कोएंजाइम ए ऐड हुआ है तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन कौन है? कोएंजाइम ए और पायरुवेट। प्रोडक्ट्स यहाँ पे CO2 लॉस हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, और बल इसको याद करने के लिए बस कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है तो सिंपल इसका मतलब क्या है कि NADH2 बना है। किस चीज से? NAD से। रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट यहाँ पे एक NAD मॉलिक्यूल है, एक कोएंजाइम ए है और एक पायरुवेट मॉलिक्यूल है। ये प्रोसेस में यूज हुए। प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे प्रोसेस का हिस्सा है, NADH2 ये भी रिलीज हुआ है। सही शो? तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। और लिंक का एसिटाइल कोएंजाइम ए इसका फर्स्ट रिएक्टेंट है, पायरुवेट इसका लास्ट प्रोडक्ट है। क्या हुआ है? कोएंजाइम बस ये मैं बता रहा हूं आप सबको कि इसमें कोई रिएक्शन शो नहीं हो रहा है। ये जस्ट वो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि CO2 वाटर रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम इसके तो ये वही मैकेनिज्म दिया है कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने में 2-3 मेजर इवेंट। एक क्या है? कोएंजाइम ए ऐड हुआ है, आपको नजर आ रहा है दलतम शो को, यहाँ पे ऐड हुआ है। कार्बन नंबर अगर रिड्यूस हुआ है तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ है तो इससे सिंपल NADH2 बना है। सही है? फिर मैं बता रहा हूँ कि NAD की रिडक्शन होती है, नॉट NADH2 की रिडक्शन। लास्ट टाइम इस पे मैंने 2 दफा क्वेश्चन किया था, आपने माशाल्लाह सबने एक साथ गलत किया था। NAD की रिडक्शन होती है, NADH2 बनता है, रिड्यूस्ड NADH2। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सा है? NAD। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्शन में एंटर हो जाता है और इस प्रोसेस का फर्स्ट रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट और कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस को इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। इसका दूसरा नाम है TCA साइकिल, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट के बेस पे हम इसको नेम्स देते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इसका क्या है? सिट्रिक एसिड है और सिट्रिक एसिड इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन करते हैं और इसके रिएक्शन के रिजल्ट में सिट्रेट मॉलिक्यूल बनता है। सिट्रेट में क्या है? ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ये फर्स्ट इसका प्रोडक्ट है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दागीर वजह उसी वजह से ये नाम। इस प्रोसेस में यहाँ पे कोएंजाइम ए मौजूद है और यहाँ पे नहीं है। आपको यहाँ पे कोई कोएंजाइम ए नजर नहीं आ रहा तो सिंपल इसके साथ आप लिखेंगे कि कोएंजाइम ए इस प्रोसेस में रिलीज हो जाता है, प्रोसेस से बस चला गया, अभी इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट सिट्रेट का आगे प्रोसेस होगा आइसोमराइजेशन और इससे बनता है आइसोसिट्रेट। ये आइसोसिट्रेट मॉलिक्यूल बनाएगा। आइसोसिट्रेट अगर आइसोमर है तो इसमें भी सिंपल पॉइंट यही है कि इसमें कोई कार्बन रिडक्शन नहीं हुआ है,
ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले कि क्रेब्स साइकिल में कार्बन कंपाउंड का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो एक तो सीक्वेंस यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे 2 कार्बन 6 कार्बन, इसके बाद 5 कार्बन और 4 कार्बन। यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेंगे तो बता याद ही, यहाँ से लेंगे तो 6 कार्बन 5 कार्बन 4 कार्बन, इसमें और नहीं है। या यहाँ से स्टार्ट लेंगे, पॉसिबिलिटी ये भी है 4 कार्बन 6 कार्बन 5 और 4 कार्बन, सीक्वेंस आपके जहन में हो। आइसोसिट्रेट चेंज हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा और इससे बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये एक मॉलिक्यूल बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है ये 5 कार्बन का है। अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस हुआ, तो आगे से रटने की जरूरत नहीं है, आगे से खुद मुझे पता चल जाता है कि CO2 लॉस हो चुका है। CO2 लॉस के साथ ऑटोमेटिकली मेरे जहन में आ जाता है कि NADH2 रिड्यूस हो चुका है। दासी दा NAD रिड्यूस हो चुका है, NADH2 बना है। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हाँ, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्रेब्स, ठीक, उस क्रेब्स इसका नाम है, उसने डिस्कवर किया है। इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, तीसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मैंने कहा है कि ये हम इस वजह से कहते हैं कि इस जो सिट्रेट मॉलिक्यूल बनता है सिट्रिक एसिड, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस बेस पे हम इस साइकिल को नाम देते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज वेल। एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां से आता है? ये लिंक्ड रिएक्शन से आ जाता है। लिंक्ड रिएक्शन से पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, पायरुवेट उसका लास्ट प्रोडक्ट है, पायरुवेट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं और आखिर में हमारे साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कोएंजाइम ए ऐड हो जाता है और NAD की रिडक्शन हो जाती है, NADH2 बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस हो जाता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए साइकिल में जैसे आ जाता है तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है। यहाँ पे हम सिंपल नंबर ऑफ कार्बन शो करते हैं, कोई डिटेल्स इसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। अदरवाइज ये रिएक्शन मैकेनिज्म इसको किस प्रोसेस से ये रिएक्शन हुआ है, कौन से एंजाइम यूज हुए, ऐसी कोई डिटेल नहीं, जस्ट हम कहते हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं। सही था, टीचर क्लास में आ जाता है, बस इवेंट क्या हुए हैं इसके साथ कोई काम नहीं, बस जस्ट द अराइवल। इसी तरह ये रिएक्शन जो है ये शो किया गया है कि कोएंजाइम ए इसमें लॉस हो गया, इसके साथ जो कोएंजाइम ए था वो लॉस हो गया, इसके लिए अलग मैकेनिज्म प्रोसीजर वो छोड़िए, कोएंजाइम ए लॉस हो गया। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट हमारे साथ आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, सही हुआ। सिट्रेट जो है ये कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में। क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि मैंने कल जिस तरह ग्लूकोज फ्रक्टोज में बताया था कि इन दोनों का आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है कि दीज आर सिमिलर कंपाउंड, इसमें जस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, एटम सेम है, इसका आपस में ना कैरेक्टर्स मैच करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को कन्वर्ट हो सकते हैं, सही ना, एक दूसरे को कन्वर्ट हो सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ एटम सेम है, तो इसलिए हमने इसको एक कैटेगरी में रखा है कि दे आर आइसोमर्स। आप सारे को सबों को हमने एक कैटेगरी में रखा है कि आप G1 G2 क्लास है, M1 और G2, ये बस ये एक क्लास है, एक सिंपल कैटेगरीज है, कोई सिमिलरिटीज नहीं है, ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह आइसोमर्स जो है बिकॉज ऑफ द सिमिलर नंबर, हम ये नहीं कह सकते कि ये तो सेम है, ये आइसोमर में क्यों चेंज हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट चेंज हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। इसमें भी 2 बातें ध्यान में रखें कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस हुआ है, तो संचिमा स्टार्ट क्यों है कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस हुआ है तो CO2 लॉस हुआ होगा, CO2 लॉस हुआ है तो NADH2 की प्रोडक्शन भी हुई है, NAD रिड्यूस भी हो चुका है। ये इसके साथ हमारे लिए इसके अब ये इसका फायदा नंबर 1, ये एक हमारे साथ साइड प्रोडक्ट आ गया, ठीक। आगे प्रोसेस होगा तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है ये चेंज हो जाता है किसमें? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन वाला है। अब इसमें भी सोचने की जरूरत खत्म है क्योंकि ऑलरेडी हमें कुछ चीजों के बारे में पता है कि जब मैं यहाँ पे शो करूं कि कोएंजाइम ए है तो इसका मतलब क्या है कि इट इज एडेड इनटू द रिएक्शन। ये रिएक्टेंट था पहले, अब ये रिएक्शन का प्रोडक्ट का हिस्सा हो चुका है। अगर नंबर ऑफ कार्बन कम हो चुका है तो सिंपल CO2 लॉस हुआ है, और अगर CO2 लॉस हुआ है तो सिंपली NADH2 जो है वो हमारे साथ इसका एक प्रोडक्ट बन चुका है। हाँ, मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि हर कार्बन डाइऑक्साइड के लास्ट में NADH2 बने, ना जरूरी ना, लेकिन हमारे इस पूरे चैप्टर में जहां भी इसी टॉपिक में जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ NADH2 बना। नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट में ये होगा कि ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, ये चेंज हो जाता है सक्सिनेट में, इससे सक्सिनेट बनता है। सक्सिनेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये 4 कार्बन है और ये 4 कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस छवे देखा ना दे। अच्छा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लॉस नहीं हुआ है, वेल डन। I was thinking half of the class are sleeping. Am I right? I'm right? जाओ वो है। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा एक ADP की सिंथेसिस हो जाती है, इस पे भी एक क्वेश्चन आया था। ये तो
ईटा का क्वेश्चन था एटीपी के साथ रिलेटेड कि डायरेक्ट एटीपी क्रेब साइकिल में कितने डायरेक्ट एटीपीज बनते हैं, तो इसका आंसर 1 है, ये डायरेक्ट बन रहा है। ये तो प्रोडक्ट से ये जाएंगे अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसने यहाँ पे एटीपीज बनाने हैं। खुदा एटीपी ये वाला जो है ये कहां से आ गया, ये डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल से आया है। एक क्रेब साइकिल में एक डायरेक्ट एटीपी बनता है। ग्लूकोज के क्रेब साइकिल में 2 डायरेक्ट एटीपीज बनेंगे, क्योंकि ग्लूकोज के लिए इस प्रोसेस में 2 टाइम्स होना है। ग्लूकोज के लिए ये क्रेब साइकिल जो है ये ट्वाइस होगा। सक्सिनेट के बाद क्या होगा, इसका नेक्स्ट कंपाउंड आता है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक, इस प्रोसेस में यह क्या बनता है, FADH2 की प्रोडक्शन होती है। FADH2 प्रोडक्शन, FAD की रिडक्शन और FADH2 की प्रोडक्शन। फ्यूमरेट चेंज हो जाता है, मेलेट में चेंज हो जाता है, और इस मेलेट की कन्वर्जन में वाटर जो है इसकी एडिशन होती है H2O, और मेलेट दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट बनाता है और यह भी एक NADH2 बन जाता है। अब इसके साथ ये शर्त नहीं है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के लिए हमारे बुक में ये शर्त है कि NADH2 बनेगा। तो हमारा पोस्ट है, 2 अलग अलग बातें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो ऑटोमेटिकली NADH2 बना है, लेकिन NADH2 बना है तो इसके लिए ये शर्त नहीं है कि CO2 भी रिलीज हो जाए। उसमें इस प्रोसेस में इसी तरह है। अब इसके बाद जितने भी ब्लैक में मैंने लिखे हैं, ऑल इन द ब्लैक, ये सारे जो है ये 4 कार्बन है। आपके लिए मैंने आसानी के लिए इसको ब्लू में लिखा है, फिर रेड में जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस हो चुका है, 6 कार्बन वाले इस कलर के साथ, रेड के साथ, और फिर ब्लैक वाले, सही ना। तो यह आपके लिए आसान रहेगा। फिर वाटर एडिशन शवीरियत, मेलेट से वाटर फ्यूमरेट के साथ वाटर रिएक्ट करता है तो मेलेट बनाता है। ये क्रेब साइकिल है जी। अल्फा कंपाउंड है ना, इसका होगा, तो इसलिए अल्फा नाम हम तब देते जब कोई दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा हो। सेकंड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर हम अल्फा वर्ड यूज करते, नहीं न हो तो फिर हम अल्फा वर्ड यूज नहीं करते। कोई एंजाइम क्या, हाँ ये यहाँ पे शो करे, बिल्कुल कोई एंजाइम ए रिलीज हो जाता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इसको कहते हैं। असल में मैंने ये सबस्ट्रेट लेवल ये सारे जो है वो एटीपीज के एंड जो हम टोटल नंबर काउंट कर दिए उसके लिए छोड़े हैं। जितना तो पियो से रटऊ लगा बस जावत याद इंशाल्लाह डायरेक्ट बस छोड़ी ग्लूकोज दोबारा जी। हाँ ये मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होगा, पायरुवेट द लिंक रिएक्शन बगैर डायरेक्ट रास्ते ना ये तो ये ऐसे सिंपल प्रोसेस नहीं है जितना हमने इसको सिंपल बनाया है, फिर भी मुश्किल लग रहा है ना। तो इसमें ये दो जो लिंक रिएक्शन है ये तो अलग एक डिटेल प्रोसेस है, इसमें से ये सावधान चीज ये किसी प्रोसीजर से पास होगा फिर इसके बाद। अच्छा नेक्स्ट 2 क्रेब साइकिल होंगे, 2 क्रेब साइकिल होंगे एक ग्लूकोज के लिए। हाँ टॉपिक इसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके नेट प्रोडक्ट्स जो है प्लीज नो टॉकिंग प्लीज एंड नो क्वेश्चन, इन में आप क्वेश्चन पूछे फिर। नेट प्रोडक्ट्स इसके हैं, नेट प्रोडक्ट्स एक क्रेब साइकिल में बनते हैं 1 ATP 3 NADH2 और 1 FADH2, ये इसके लिए हमारे साथ प्रोडक्ट है। किसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा जो हमारे लिए रिस्पायरेशन एटीपीज के लिए जरूरी है। इस प्रोडक्ट का अगर ग्लूकोज के साथ हम लिंक करना चाहे तो ग्लूकोज के लिए चूंकि इस प्रोसेस में ट्वाइस होना है तो 2 एटीपीज बनेंगे, 6 हमारे साथ NADH2 बनेंगे और 2 FADH2 बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्वेश्चन है कि एक ग्लूकोज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 1। शाबाश। एक ग्लूकोज के लिए एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस में एक प्रिपरेटरी फेज होता है, 2 ऑक्सीडेटिव। एक ग्लूकोज के लिए सुने 2 लिंक्ड रिएक्शंस होते हैं, एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब साइकिल्स होते हैं और एक ग्लूकोज के लिए 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होते हैं। ये 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको तब समझ आएगा जब ये देखिए उधर दे आर डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, तो नदी खबर जरूरत क्या खत्म शी। अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या एक कोएंजाइम क्यू है, इसको मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि फिर मैं समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आई। कोएंजाइम क्यू ये बुक में दिया है कि इन कंपोनेंट्स की क्या होती है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, किस किस की, कोएंजाइम क्यू की, साइटोक्रोम बी की, साइटोक्रोम सी की, A3 और N में ऑक्सीजन।
सही ना? तो एक कोएंजाइम क्यू मॉलिक्यूल है, दूसरा इसके साथ है साइटोक्रोम बी, ये साइटोक्रोम बी, फिर इसके बाद साइटोक्रोम सी, अगेन साइटोक्रोम सी बनेगा, और इसके बाद नेक्स्ट है साइटोक्रोम ए, इसके बाद साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3, और लास्ट में हाफ O2। ये क्या है? ये वो पैटर्न है, ये वो पाथवे है जिससे इलेक्ट्रॉन ने गुजरना है। सही है? ये वो पाथवे है जिससे इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, इसने पास होना है, और इलेक्ट्रॉन का काम ये है कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर देगा। इलेक्ट्रॉन का कोई और काम नहीं, ये इन कंपाउंड्स को पहले रिड्यूस करेगा और फिर ऑक्सीडाइज करेंगे। इसके साथ कैरियर है ना इलेक्ट्रॉन के, देखो है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इसने पिक किया और फिर दूसरे मॉलिक्यूल में इसने शिफ्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो गया और तीसरे में चला गया। नो सिंपल बात है कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन को हम कहते हैं रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन की लॉस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसका सिर्फ एक रोल है, रिस्पांस देना है कोएंजाइम्स ने, रिस्पांस देना है सब्सटेंस ने कि इसकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या होगा। लेकिन बुक में एक बात लिखी है कि हर ट्रांसपोर्ट, हर नेक्स्ट लेवल पे इलेक्ट्रॉन की, हर नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी लेवल कम हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो एनर्जी लेवल कम होगा, और ये भी लिखा है कि हर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ये जनरल बात है, मैं बता रहा हूँ। ये भी लिखा है कि जितनी एनर्जी रिलीज होती है, सुने, इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो एटीपीज के लिए यूटिलाइज होती है। हमारे सारी एनर्जी के साथ काम नहीं है, हमारे उस कुछ एनर्जी के साथ काम है कि हमें एटीपीज कहाँ पे मिल रहा है। समझ में आ गई बात? एटीपीज का को हमने लोकेट करना कि कहाँ से मिल रहा है। यहाँ देखिए, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है NADH2, यू नो दिस। अब आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस फर्स्ट। ये NADH2 कहां से आता है? क्रेब्स साइकिल से, लिंक रिएक्शन से और ग्लाइकोलाइसिस से। तीन जगहों से NADH2 आते हैं, मैं बता रहा हूं। 2 NADH2 बनते ग्लाइकोलाइसिस में, 2 NADH2 बनते लिंक रिएक्शन में, 4 हो गए, और 6 NADH2 बनते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो जब 10 NADH2 टोटल बन जाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये हो गए। फिर 2 FADH2 बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, 2 उधर बनते, तो टोटल हमारे साथ 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होंगे। यहाँ देखिए, ये NADH2 ग्लाइकोलाइसिस वाला भी हो सकता है, ये लिंक रिएक्शन वाला भी हो सकता है, ये क्रेब्स साइकिल वाला भी हो सकता है। इन पे आप ये क्वेश्चन नहीं पूछना कि ग्लाइकोलाइसिस वाले क्यों 2 बना रहे और क्रेब्स साइकिल वाले क्यों 3 बना रहे, उसको मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे पहले मैकेनिज्म क्लियर हो। NADH2 यहाँ से क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, NAD बनता है और 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाते हैं। ये NAD, दलतम NAD हो, उधर भी NAD था, सारे केसेस में NAD रिड्यूस हुआ था, NADH2 बना था। इस NADH2 ने NAD और 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का दोबारा कम, ये कौन सा प्रोसेस हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो अब अगर ये कोई एटीपी बना रहे तो इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इसकी ऑक्सीडेशन से एटीपीज बनते हैं। ये जितने एटीपीज बना रहे, दीज आर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इनको भी मैं अलग अलग लिखूंगा कि ऑक्सीडेटिव में कितने बन चुके हैं, सबस्ट्रेट लेवल में कितने बन चुके हैं, टेबल में वगैरह इंशाल्लाह। हाँ, NADH2 के इलेक्ट्रॉन, तरफ क्वेश्चन दे कि ये इलेक्ट्रॉन जब कोएंजाइम Q के साथ ऐड हो जाते हैं, क्वेश्चन ये कि ये कोएंजाइम Q रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज? ये रिड्यूस हुआ, सही शो। अच्छा, अगर इससे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, सपोज माना रे करें, अगर इससे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो ये रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज? ऑक्सीडाइज। एक रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आगे आसान होगा। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर करें, आगे आसान होगा। NADH2 के इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, कोएंजाइम Q के साथ ऐड हो गए, रिडक्शन, और फिर इससे लास्ट ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सही हुआ। दासिम की रेशो ज्यादातर बुक्स में ऐसे और ये आसान भी है कि पहले ये रिड्यूस और फिर ऑक्सीडाइज। अब इसने साइटोक्रोम बी को क्या किया, ये रिड्यूस हो गया, ततासुलक जवाब आगा वाले शुरू खबई, सही था। अच्छा, ये साइटोक्रोम बी से जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो बी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अच्छा, सी के साथ क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और इसके बाद ए के साथ उदय है ना, इसके बाद ये ए रिड्यूस हो गया, सी क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया। साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। माय क्वेश्चन इज कि ए जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया या रिड्यूस, और A3 रिड्यूस। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर ऑक्सीजन के साथ ऐड होते हैं, A3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। दिस इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह बुक में ये लाइंस में लिखा है कि हर मॉलिक्यूल जो है, ये जितने सारे मॉलिक्यूल जिसके नेम्स दिए हैं, ये सारे रिड्यूस हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और फिर इसमें से कुछ जो है, कुछ एनर्जी एटीपी की सिंथेसिस में वाले हैं। इनमें जो ऑक्सीजन है, अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये वाले हाइड्रोजन आयन, ये वाले ये आ जाते, इसके साथ रिएक्शन करते हैं, और एंड प्रोडक्ट हमारे साथ क्या बनता है, H2O। तो कल मैंने आपको बताया था कि लास्ट एक्सेप्टर वाटर है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। लास्ट प्रोडक्ट क्या है, वाटर। एंड में बनता है प्रोडक्ट, एंड में रिसीवर कौन है, ऑक्सीजन। एनी कंफ्यूजन, क्लियर दीदा? हाँ, अब
ये जो 5 मॉलिक्यूल है इसको मैं बताऊं, ये ए से 5 मॉलिक्यूल है, देखो हो रहा है ए से, ठीक? कितने, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? व्हाट द हेल इज दिस? हाउ डू यू सी 6? अच्छा, बस रिजल्ट बनूं दाखिला जी बस। अच्छा, अब आप देखिए, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा और ये तीसरा बने हैं 5 से, लेकिन ग्रुप्स कितने हैं? 3। ये कोएंजाइम क्यू का अलग ग्रुप, ये बीसी का अलग ग्रुप और ये ए3 का अलग ग्रुप। मॉलिक्यूल 5 है लेकिन ग्रुप्स कितने हैं? 3 है। ये कोएंजाइम क्यू मैं बता रहा हूं, ये कोएंजाइम क्यू जो है दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप, बीसी इज अ डिफरेंट ग्रुप और ए3 इज अ डिफरेंट ग्रुप। सही हुआ? इसको हम कहते हैं कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स, इसको बीसी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसको ए3 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द कोएंजाइम क्यू शो, ठीक शो? यहाँ जब प्रोसेस कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज होता है, इसी से एनर्जी लॉस होगी और यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। एडीपी और फास्फेट ये रिएक्शन कब कर सकेंगे? जब एनर्जी कोएंजाइम क्यू के ऑक्सीडेशन से मिल जाए और रिजल्टेंटली हमारे साथ एटीपी आएगा। नेक्स्ट, साइटोक्रोम बी और सी, ये एक कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स का सेंटर ये रीजन है, यहां से एक एटीपी और बन जाता है और हमारे साथ वी आर गेटिंग 2 एटीपीज आफ्टर दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो इस रीजन में आएगा, डेल्टा। एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसकी सिंथेसिस इस स्टेज में हो जाती है जब साइटोक्रोम ए और ए3 कलेक्टिवली इसकी एनर्जी यूज हो जाए और ये एटीपी और फास्फेट को आपस में लिंक करे और इसके रिजल्ट में एटीपी बन जाता है। तो जब एक NADH2 पास होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, वी विल गेट 1, 2 and 3, 3 एटीपीज हमें मिलेंगे। सही था? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है किसके लिए? एटीपी के लिए। जिसके ज़हन में ये बात आ रही है कि यहाँ एटीपी क्यों नहीं बना है या यहाँ क्यों नहीं बना है, तो मैंने बार बार एक्सप्लेन भी किया है, तो अब ये रिवाइज कर रहा हूँ कि इस सब एनर्जी के साथ हमारा कोई काम नहीं, हम बुक मिलेगा कुछ एनर्जी। फिर दूसरी बात ये कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक एनर्जी थी, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसने एक साथ एटीपी बनाया है, ये तीसरा मॉलिक्यूल इसने एक साथ एटीपी बनाया है। सही है? तो 3 एटीपीज बनते हैं। पिक्चर्स वाले इससे पिक्चर ले ले क्योंकि इसके बाद हमने FADH2 को भी रन करना है, फिर ये डिफरेंट हो जाएगा। हाँ जी, जरा पोटेंशियल खदल तक दे इसी तरफ, इसी कोई बात तो नहीं है अब। हाँ वो तो अभी वो की मास में मैं बता रहा हूँ अभी। सही था? FADH2 वो नहीं जोड़ेगी, ये ऐसी बात नहीं है। FADH2 का काम, एक मॉलिक्यूल अलग है दूसरा अलग है, ठीक? हम ये नहीं कह सकते कि ये लाइट क्यों कर रहा है और ये हवा क्यों दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो सेम मिल रही है। सही था? तो ये क्या, ये इसकी अलग अलग पैटर्न थे दामुली को। अच्छा, इसके बाद FADH2 है, निकल बस पे रहिए, सब खत्म करना है। एनीवन वन वाफ लेवल। जरा भाई। अच्छा, इसके बाद FADH2 सुने प्लीज, यो FADH2 का केस जो है दैट इज अ बिट डिफरेंट। आप सब ब्रेक मिलाओ बस उस खबरी मत। यहाँ देखिए, ये FADH2 मॉलिक्यूल, इसका भी सेम पैटर्न है, सेम कोएंजाइम है, लेकिन आपने ये नहीं सोचना है कि ये मतलब तो वक्त कि ये का क्यों यहाँ से नहीं गुजर रहा, ये क्यों कोएंजाइम क्यों को हिट नहीं कर रहा। तो इसके लिए पैटर्न अलग अलग है, प्रोसीजर्स अलग अलग है, तो कि हम उसको नेम दे दें कोएंजाइम का, सेम कोई मुंगवाई दवाई दा मेडिसिन। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी मेडिसिन एक जैसे है। सही ना? सारे तो एक जैसे। इस तरह जब हम कहते हैं कि कोएंजाइम, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा कि ये भी कोएंजाइम है और ये भी कोएंजाइम है। क्यों ये रिस्पांस सेम नहीं हो रहा इसका? तो इसका अलग अलग। अब FADH2 का देखिए आप, FADH2 के इलेक्ट्रॉन जो है वो FAD बनेगा, फिर 2 हाइड्रोजन आयन इसकी भी रिलीज होंगे और इसके भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। सही ना? इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे देखो, हो रहा है ये कोएंजाइम क्यू से गुजर के इससे साइड पे इसको हिट नहीं करेंगे और ये स्टार्ट हो जाते हैं साइटोक्रोम बी से। यहाँ पे कुछ एंजाइम, कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, काइनेज वगैरह, जिसकी कोई डिटेल्स मौजूद यहाँ पे। हाँ, साइटोक्रोम बी ये रिड्यूस हो जाता है और इस तरह साइटोक्रोम सी बनेगा, साइटोक्रोम सी को रिड्यूस करेगा, सी से ए रिड्यूस होगा और ए से फिर A3 रिड्यूस होगा और एंड में ऑक्सीजन की रिडक्शन हो। मतलब इसके प्रोडक्ट्स को आप देखें, इसमें एटीपी, ये वाला एटीपी नहीं बनेगा, ठीक? एक एटीपी ये बन जाता है और एक एटीपी ये वाला बनता है। वाटर इसमें भी बनेगा, बाकी पैटर्न इसका सेम है। FADH2 NADH2 का पैटर्न सेम है,
द डिफरेंस इज ओनली कि कोएंजाइम Q जो है वो कोएंजाइम Q रिड्यूस नहीं होगा बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ FADH2, कोएंजाइम Q रिड्यूस होगा बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द NADH2। इसी तरह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और FADH2 दो ATPs बना रहा है। अभी मैं टेबल ड्रा कर रहा हूँ रेस्पिरेशन, पूरे रेस्पिरेशन के लिए, और ये अगर आप ये लिखेंगे तो पूरा सुबह निकल कर 90% बात स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं खत्म करता हूँ, फिर मैं टाइम दूंगा 5 मिनट बता सकते एक्स्ट्रा रकम, सही ना? अच्छा, इससे प्रोसेस का नाम है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में होगा ग्लूकोज का, कल हम वो दूसरे भी पढ़ेंगे, प्रोटीन और फैट्स भी हमने पढ़ना है। ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा। इसमें फर्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें दूसरा प्रोसेस है लिंक्ड रिएक्शन, और तीसरा है क्रिप्स साइकिल। ये 3 प्रोसेसेस है, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपीज बनते हैं 4 एटीपीज बनते हैं। यूज ऑफ लगा सीक्वेंस को समझे, फिर आपको समझ आ जाएगी। NADH2 कितने बनते हैं? 2 NADH2 बनते हैं। लिंक रिएक्शन में बनते हैं 2 NADH2। आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड इट हैज इट्स इंपॉर्टेंस, सही ना? NADH2। क्रेब साइकिल में क्या, इसमें कितने NADH2 बनते हैं? 6 NADH2 बनते हैं। इसमें ATPs कितने बनते हैं? 2 ATPs बनते हैं विद द ग्रीन कलर, और 2 इसमें क्या बनते हैं? विद द ब्लू कलर, FADH2। अच्छा, ये सारे क्या इसके प्रोडक्ट्स आ गए। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो ATPs है, these ATPs और ग्रीन वाले ये, इसको तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 6 ATPs हमारे साथ डायरेक्ट बनते हैं और ये सबस्ट्रेट की एनर्जी से बन रहा है। तो इसको लास्ट वाले, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल, क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट ने एनर्जी दी है। और ये प्रोडक्ट आप देखें, 2 NADH2 ये, 2 ये, 6 ये और 2 ये मॉलिक्यूल, ये सारे कितने हैं? सिंपल कैलकुलेशन दे, 2 और 2 कितने हो गए? और 6 और 2 12। तो ये ना खैर दे बम दक्का शांति गलत शो कर जरूरी होना था। इन्हें कहते देखो पूरे 2 4 6 14 12। इसके बाद क्या? इसके बाद होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ETC। थोड़े से मुझे जो लग रहा है ना आपकी इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन दूर हो गए, बहुत सारे। तो इसमें तो अगर 1-2 बातें भी कर रहे तो ये अवॉइड करें, और बहुत सारे क्लियर आइडियाज आपको मिल रहे हैं। तो उसमें पका दे तास डालने की चीज हमको ढेर आइडियाज क्लियर कर, सही ना? वो तास बिग खबरी को दे। अब याद है कि ये 10-12 वाली मॉलिक्यूल जो है, इसमें जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये फिर मैं बता रहा हूँ कि ये भी कुछ स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं था कि ये NADH2 कहां से, ये NADH2 जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एक नहीं सारे। अब आप देखिए, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो ये बना रहा है 2 ATPs। इसके रिजल्ट में कितने बनते हैं? 4 ATPs। कौन से प्रोसेस में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये जो है ये बना रहा है 3 ATPs। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये 3 ATPs बना रहा है, और इन टोटल इसके 6 ATPs आ गए, सही ना? 6 NADH2 जो है क्रेब साइकिल वाले, ये 3 बना रहा है, तो इसके टोटल आ गए 18 ATPs। और FADH2 वाले जो है ये 2 बना सकते हैं, 2 ATPs, तो इसके टोटल आ गए 4। ये जितने ATPs बन गए, ये कौन से प्रोसेस से? इसको आप लिखे, इसको बिल्कुल आप लिखे कि ये सबस्ट्रेट लेवल SLP है। और ये क्या है? ये काउंटिंग के हेल्प में सोच पे कहो, सही ना? 4 और 6 कितने हो गए? और 18 और 4 32। ये टोटल एन में हमारे साथ जो 32 आते हैं, 32 ATPs को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। आपसे अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये हो सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, एक ग्लूकोज की कितने कोएंजाइम, एक ग्लूकोज की वजह से कितने कोएंजाइम रिड्यूस होते हैं? कितने? बोलो की ये 38 हो जाते हैं, ऑल ऑफ देम आर 38। इसमें से ग्लाइकोलाइसिस में जो है 2 यूज भी हुए थे, 2 ATP यूज्ड। ग्लाइकोलाइसिस में 2 यूज हो जाते हैं, तो वो 2 हम अगर माइनस करेंगे हमारे साथ 36 नेट अमाउंट आएगा। एन प्रोडक्ट हमारे साथ 36 है। अब मैं ये बताऊंगा कि NADH2 ग्लाइकोलाइसिस वाले क्यों 2 ATPs बना रहे। एक 1 मिनट एंड 30 सेकंड का पॉइंट है, बस आप इसको गौर से सुने, फिर क्लास खत्म है, सही ना? फिर क्वेश्चन आप पूछिए एक दूसरे से। ये वाला सही शो। अच्छा, NADH2 ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH2 है, इस बात को समझे। इसके टेबल में आप देखिए, बुक के टेबल में तो इसके साथ 2 लिखा है और ब्रैकेट में 3 लिखा है, मतलब 2 से 4 बंदे हैं और ब्रैकेट में 6 लिखा होगा, सही ना? इस बात को समझे। यहां ये सेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल,
और ये सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्रिप्स साइकिल कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लिंक रिएक्शन कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहां पे होता है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। द ओनली प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज ग्लाइकोलाइसिस। वो ग्लाइकोलाइसिस है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के एटीपी वो तो हमें मिल जाते हैं, उसकी तो जरूरत खत्म हो गई। NADH2 ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपीज बनाने, तो जो NADH2 यहाँ पे बन गए हैं, इट हैज टू रीच द मैट्रिक्स। इसने मैट्रिक्स में पहुंच जाना है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसने जाना है। नो, यहाँ ये जब यहाँ से स्टार्ट लेता है और ये दोनों मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है, तो इसके ऊपर एक एटीपी यूटिलाइज हो जाता है। इसके ऊपर एक एटीपी यूटिलाइज हो जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कहते हैं कि बस 2 एटीपीज बना रहे हैं। मतलब ये बना रहा है 3, इसके एटीपीज प्रोडक्शन भी 3 है। क्योंकि इसमें एक यूज भी हो जाता है, तो हम एंड में बस कहते हैं कि 2 एटीपीज बनते हैं। जिस तरह हम 38 की जगह 36 कहेंगे, बस 36 एटीपीज जोड़ सकते। तो उस केस में, उस कंडीशन में तो हमारे पास 40 आते हैं। 40 का वर्ड में इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि आपके बुक में कोई 40, 38 और 36 की डिटेल है। 40 के लिए डायरेक्ट लिखा है कि ये 2 एटीपीज जो है ये यूटिलाइज हो जाते हैं, और आगे बिल्कुल पर टेबल उस साइड पे टेबल दिया है, उसमें ये जिक्र किया कि वो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर सही ना? एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।